आवाज़ आ रही सबको? हेलो? ओके ओके। देखो, मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं कि 12, 13 और 14, ठीक है, आप लोगों के इंटरनल्स एग्जाम्स हैं, मतलब सीटी एग्जाम्स होंगे, ठीक है, 12, 13 और 14 में। और तो इसलिए अभी तक अगर स्टडी शुरू नहीं किया है तो स्टडी स्टार्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स आप स्टडी कर रहे हो, सारे ही सब्जेक्ट्स के 12, 13 और 14 3 दिन में मिला करके आपके इंटरनल्स एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन, यानी गूगल क्लासरूम के थ्रू ही। तो जो लोग अभी तक गूगल क्लासरूम भी नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग भी गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी तक कोई एक आध दो लोग अगर बचे हुए हैं तो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होगा वो गूगल क्लासरूम के थ्रू ही होगा। अब वो डिपेंड करता है, पिछली बार तो मल्टीपल चॉइस हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएं, ठीक है। तो हम लोगों ने कल जो स्टडी किया था, ठीक है, वो था आपका करंट ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। आज उसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि थ्योरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर्स। तो जैसा आपने इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का नॉर्मली आपने ड्रॉ किया है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसी तरीके का इसका भी आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो कि प्राइमरी साइड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आरपी, प्राइमरी साइड लीकेज रिएक्टेंस एक्सपी, और ये आपका कोर ब्रांच पैरामीटर्स हैं आर नॉट, एक्स नॉट, ठीक है। वो जो आपका कोर का लॉसी वाला टर्म्स है जिसमें लॉस होता है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका आईसी, और जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स है उसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है आईएम, और टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई नॉट, ठीक है। प्राइमरी साइड आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो ईपी, प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स एनपी, सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स एनएस, सेकेंडरी साइड जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू है ईएस, सेकेंडरी साइड आपका जो करंट फ्लो हो रहा हो आईएस, ठीक है। सेकेंडरी साइड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आरएस, सेकेंडरी साइड लीकेज रिएक्टेंस एक्सएस, और ये लोड, अगर मान लो आपका सेकेंडरी साइड लोड कनेक्टेड है या बर्डन, ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर में उसको बर्डन से बोलते हैं, रिप्रेजेंट लोड से करते हैं लेकिन उसको बर्डन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका लोड का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आर ई और उसका रिएक्टेंस एक्स है, यानी लोड आपका जो है वो क्या है, इंडक्टिव लोड है, यानी इंडक्टिव बर्डन कनेक्टेड है, ठीक। तो और जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है लोड के अक्रॉस वो है आपका वीएस, ठीक। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ करंट ट्रांसफार्मर है। इसी चीज को यहाँ पे जैसे मतलब आपका टर्न रेशियो आपका हो जाएगा एनएस अपॉन एनपी, यानी सेकेंडरी साइड टर्न्स अपॉन प्राइमरी साइड टर्न्स, ये सारी चीज़ें उसमें जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आर पी, एक्स पी, आर एस, एक्स एस, आर ई, एक्स सी, ई पी, ई एस, बी एस, आई पी, आई एस, आई नॉट, और उसके बाद आई सी, कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है। आई एम आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, फाई है आपका वर्किंग फ्लक्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी जो आपके उसके कोर में फ्लो होगा, डेल है आपका एंगल बिटवीन ई एस एंड आई एस, ई एस क्या है, सेकेंडरी साइड आपका ईएमएफ और सेकेंडरी साइड करंट के बीच में जो एंगल है वो है डेल। ये हम लोग अभी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अभी ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि डेल कैसे आ रहा है। तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके बीच में और जो सेकेंडरी साइड करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच का जो एंगल है वो डेल है। तो अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट से देखो, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में अगर आप देखो तो वोल्टेज कौन सा है, ES और VS है, और रेजिस्टेंस आपका कौन सा RS XS है, और करंट सिंगल है IS। तो जब हम उस एंगल को निकालेंगे तो आपका एंगल क्या होता है, अगर कोई इम्पीडेंस R प्लस JX है तो अगर हमें उसके बीच का एंगल निकालना होता है तो क्या करते हैं, XY/R कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, XY/R। तो उसी चीज को यहाँ पे किया गया है कि फेज एंगल ऑफ टोटल इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी इंक्लूडिंग बर्डन, बर्डन इन द सेंस इंक्लूडिंग लोड। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स एक्सेस सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस प्लस XC लोड रिएक्टेंस अपॉन RS और प्लस RE सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका टोटल इम्पीडेंस क्या है, पहले तो आपका लोड का इम्पीडेंस और दूसरा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का इम्पीडेंस। ठीक है, ये दोनों ही इम्पीडेंस आपका सेकेंडरी साइड अवेलेबल है। तो इसीलिए जब हम एंगल निकालेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में तो इस फॉर्मूले का यूज हो सकता है। इसके बारे में तो सभी लोग फेमिलियर ही होंगे कि अगर किसी इम्पीडेंस का वैल्यू है R प्लस JX यानी रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, ठीक है, तो उसके बीच का एंगल होता है tan इनवर्स X अपॉन R। ठीक है, यानी रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इसके बारे में आई होप कि मतलब सभी लोग फेमिलियर होंगे इस फॉर्मूले के बारे में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंगल है थीटा। ये आपका फेज एंगल ऑफ ट्रांसफार्मर, वो अभी जब फेजर डायग्राम में क्लियर हो जाएगा आपको कि थीटा एंगल कहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है आपका डेल। ठीक है, डेल इज व्हाट, फेज एंगल ऑफ लोड। तो लोड का जो इम्पीडेंस हो क्या, RE प्लस JXE। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो फेज एंगल का आपका जो लोड का इम्पीडेंस है वो क्या, RE प्लस JXE। तो अगर इसके बीच लोड का हमें एंगल निकालना हो, ठीक है, तो डेल आपका क्या, फेज एंगल ऑफ लोड और बर्डन, तो दैट इज RE प्लस JXE। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स XE अपॉन RE। और अल्फा आपका क्या है, द एंगल बिटवीन I नॉट एंड वर्किंग फ्लक्स फाई। ठीक, तो I नॉट जो है आपका वो नो लोड करंट है, I नॉट नो लोड करंट है जो आपका इस वाले कंपोनेंट यानी जो पैरेलल कंपोनेंट है इसके बीच, इसमें जो आपका करंट टोटल करंट जो ड्रॉ हो रहा है वो I नॉट है। ठीक है, और उसके बाद फाई क्या है, जो इस कोर में, जो कोर वाइंडिंग में आपका फ्लक्स अवेलेबल है वो आपका फ्लक्स है, वर्किंग फ्लक्स उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी जैसे बताया था फेजर डायग्राम इसका, एक बार आपको फिर से बताता हूं कि थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, विजुअल है ना सबको। ये विजुअल है डायग्राम या बड़ा ही करूं, ठीक ठीक ओके। तो यहाँ पे देखो आपका कि फ्लक्स को हम जब फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का ड्रॉ करते हैं तो फ्लक्स को हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आपका एक डिवाइस है, तो जो E इक्वल टू अगर फाई को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस d∅dt। तो आपका E क्या होगा, उससे माइनस एंगल यानी y एक्सिस पे आएगा। ठीक है, माइनस y एक्सिस पे ES। ठीक है, तो ES और EP सब आपका क्या आता है, माइनस y एक्सिस। तो दो चीजों को हमने शो कर लिया, ES और EP को। ठीक, अब आता है दूसरा टर्म्स IM और IC, यानी इस इक्विवेलेंट सर्किट में आप देखो IM और IC। एक सेकेंड, मैं इक्विवेलेंट सर्किट भी साथ में ओपन कर देता हूं। ठीक है, ये देखो आपका जो
पैरेलल ब्रांच या शंट ब्रांच कंपोनेंट्स हैं उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है IM और IC। ठीक, तो यहाँ पे देखो IM और IC, IM क्या है, टोटली मैग्नेटाइजिंग है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, तो इसलिए मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM क्या होगा, इन फेज ऑफ फ्लक्स होगा, ठीक है, इन फेज ऑफ फ्लक्स होगा। और उसके बाद ये आपका वोल्टेज वाला है, तो IC क्या प्योरली रजिस्टिव है, ठीक है, तो इसीलिए आपका ये क्या होगा, वोल्टेज वाले टर्म्स पे, वोल्टेज वाले एक्सिस पे होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लोड या कोई भी सर्किट प्योरली रजिस्टिव है तो उसका पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो 0 होता है, तभी आपका cos फाई क्या हो सकता है, यूनिटी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो आपका क्या IM और IC को आपने ड्रॉ कर लिया, IM फ्लक्स x एक्सिस पे आ गया, IC आपका क्या आ गया, y एक्सिस पे आ गया, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे ही आपका EP है, ठीक है। तो यहां से आप देखो अब इन दोनों का IC और IM का फेजर सम क्या होगा, IC और IM का फेजर सम हो जाएगा I0। तो हमने प्राइमरी साइड को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, प्राइमरी साइड आपका क्या है, IP है, तो IP इज द सम ऑफ I0 और प्लस सेकेंडरी साइड जो करंट फ्लो हो रहा है उसका सम। तो I0 को ड्रॉ कर लिया, आप सेकेंडरी साइड के करंट को ड्रॉ करेंगे तब इन दोनों का फेजर सम I0 और सेकेंडरी करंट का फेजर सम क्या होगा, IP होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो आपका हम लैगिंग लोड कंसीडर कर रहे हैं, तो लैगिंग लोड में करंट क्या करेगा, IS लैग करेगा, और जो आपका ES है, ES विल बी, यहां से देखो कि ES सेकेंडरी साइड EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो है, ठीक है, VS आपका क्या है, लोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस है। तो अगर ES इसमें हम KVL लगाए, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम KVL लगाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ES इक्वल टू IS RS प्लस JXS और प्लस VS। तो अगर हम इस इक्वेशन को फेजर में शो करना चाहें, फेजर डायग्राम में, तो ES इक्वल टू क्या, ES इक्वल टू IS ब्रैकेट में RS प्लस JXS प्लस VS, ठीक है। तो उसी चीज को हम फेजर में दिखाना चाह रहे हैं, तो यहां से देखो आपका VS को यहां पे मान लो ड्रॉ कर लिया, ठीक है, VS हो गया आपका, और उसके बाद VS IS के पैरेलल में IS RS आ जाएगा, ठीक है, VS हो गया और IS के पैरेलल में IS RS आ जाएगा, और इसके 90 डिग्री पे IS XS हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ आएगा, ES पे, तो ES इज व्हाट, ES इज इक्वल टू VS और प्लस IS RS और प्लस JIS XS। तो जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन था उसको हमने क्या किया, एक फेजर के टर्म्स में शो कर दिया, जो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन था इसको एक फेजर के टर्म्स में शो कर दिया। तो अब उसके बाद अगर मान लो हम लोगों ने रेशियो पढ़ा हुआ है कि अगर n इज द रेशियो ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो n इक्वल टू क्या होता है आपका IP अपॉन IS, ठीक। तो अब उसको अगर क्या IS को अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी साइड अगर भेजना चाहें, ठीक है, प्राइमरी साइड अगर हम भेजना चाहें इस IS को सेकेंडरी करंट को, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लीकेशन करके हम प्राइमरी, देखो अब क्या है कि पॉजिटिव y एक्सिस आपका प्राइमरी साइड हो गया और नेगेटिव y एक्सिस आपका क्या हो गया, सेकेंडरी साइड हो गया, ठीक। ये फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसको मतलब 2 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कल भी मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दिया था और आज फिर इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिए, अगर कहीं किसी को डाउट होता है तो जरूर पूछ लेगा, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि IS को अगर हम प्राइमरी साइड ले जाना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स हम उसके जो आपका टर्न रेशियो है उसके टर्म्स में ले जा सकते हैं। तो अगर IS में n का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे n इक्वल टू IP अपॉन IS है, तो IP इक्वल टू n इंटू IS, तो इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी करंट n इंटू IS हो जाएगा, तो n इंटू IS इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, I0 और NIS का फेजर सम जो हो जाएगा वो IP हो जाएगा। कैसे,
जैसे यहाँ पे देखो आई एस है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे तो n इंटू आई एस हो जाएगा। तो अगर देखा जाए टोटल इनपुट करंट इस वाले नोड पे, यहाँ पे, ठीक है, इस नोड पे टोटल इनपुट करंट IP है और आउटपुट करंट क्या आपका I नॉट है और n इंटू आई एस। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो फेजर सम IP हुआ n IS और I नॉट का। तो फेजर डायग्राम क्लियर हो गया। तो अब हम लोगों ने देखो शुरू में जो एजम्पशंस लिए थे, एक एंगल था आपका अल्फा, ठीक है, ये एंगल था अल्फा, एंगल बिटवीन आई नॉट एंड वर्किंग फ्लक्स फाई, तो ये एंगल है अल्फा, ठीक है। एक एंगल आपका डेल था, तो डेल आपका क्या था, इस एंगल के बीच में, इस एंगल और उसके बाद मतलब सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी ईएमएफ के बीच में एंगल था, वो था आपका डेल। तो सिमिलरली प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट के बीच में भी जो एंगल होगा वो डेल होगा, सेम। और उसके बाद आपका एन आई एस, ठीक है, और आई पी के बीच का जो एंगल है वो थीटा। थीटा यहाँ पे हम लोगों ने शो किया था कि फेज एंगल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फेज एंगल ऑफ ट्रांसफार्मर इन द सेंस कि प्राइमरी से जब सेकेंडरी में करंट जा रहा है तो उसके बीच में क्या फेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो हमने एज्यूम किया कि ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट C है। एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वहां पे, ठीक है, ABC, ABC। तो A के क्रॉस जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, अगर मान लो ये वाला एंगल डेल है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो टोटल एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे देखो, इसी चीज को शो किया है यहाँ पे, इस वाले एंगल को यानी ए वाले एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि डॉटेड लाइन में टोटल एंगल अगर 90 डिग्री है, ये एंगल डेल है, ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस डेल माइनस अल्फा, ठीक। बेसिकली हमें क्या है कि एक्चुअल रेशियो ऑफ फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि एक्चुअल रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो कंसीडर एंगल BAC एज शोन इन स्मॉल सेक्शन विच इज BAC इक्वल टू 90 माइनस डेल माइनस अल्फा। समझ में आया ना सबको कि 90 माइनस डेल माइनस अल्फा कैसे हुआ। जैसे अगर डॉटेड लाइन एक 90 डिग्री बन रहा है, डॉटेड लाइन जो है, तो अगर ये टोटल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल अगर डेल है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल के बीच में एंगल बन रहा है वो 90 माइनस डेल माइनस अल्फा होता है, ठीक है। तो यहां से अब एंगल BAC इक्वल टू हो गया 90 माइनस डेल माइनस अल्फा, वेयर AC इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है। AC इक्वल टू आपका क्या है AC इक्वल टू आई नॉट, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो आपका डॉटेड लाइन है, इसी सॉरी ये जो आपका डार्क लाइन है, इसी का ही तो ये आपका क्या है डॉटेड लाइन है। हेलो, अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने मतलब अनाउंसमेंट किया था, आवाज आ रही सबको, हेलो।
फिर चला गया। ठीक है, आवाज आ रही है? ओके ओके, थैंक यू। देखो मैंने अभी अनाउंस किया था स्टार्टिंग में कि आप लोगों का 12, 13 और 14 में सीटी होगी, ठीक है। सीटी 1 जो होगा आपका 12, 13 और 14 में। आप लोग मतलब पिछले सेमेस्टर में भी एक सीटी आप लोगों ने ऑनलाइन दिया था सभी लोगों ने, ठीक है। तो दोबारा फिर उसी तरीके से आपका एक सीटी एग्ज़ाम्स होगा 12, 13 और 14 में। डेट आ चुकी है और आप लोगों को कौन से डेट में या कितने बजे कौन सा एग्ज़ाम होगा ये भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अगर जिसने भी मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह नहीं की है वो लोग पढ़ाई ज़रूर कर लीजिए। और आई होप जैसे मतलब एग्ज़ाम तो गूगल क्लासरूम पे ही होगा, तो जो लोग भी गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किए हैं, एक आध दो लोग, मैक्सिमम लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक आध दो लोग अभी जो नहीं ज्वाइन किए उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लें और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग के 2 यूनिट आपके रहेंगे सिलेबस में। पहला यूनिट जो है, ठीक है, मेजरमेंट वाला, और दूसरा जो आपका मतलब कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और उसके बाद फ्रीक्वेंसी वगैरह जो मेजरमेंट वाला था वो आपका रहेगा। तो 2 यूनिट मेजरमेंट के सिलेबस में आपके रहेंगे। ये आप मतलब अपने पूरी क्लास में इस चीज़ को कन्वे कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद असाइनमेंट 1 मोस्ट प्रोबेबली आप यही मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। इन केस अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन आप मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप 90% ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है सबमिट करने में या मतलब एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम नहीं रहती है। अदरवाइज उसमें स्कैन करके अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि टाइम का इसमें लिमिटेशन रहेगा ना, ठीक है। तो ऐसा सेकेंड असाइनमेंट मैं आज आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप 12 तारीख से पहले करके आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसमें डेडलाइन 4 या 5 दिन का ही मतलब आपका 12 तारीख ऐसा करूँगा कि 11 तारीख तक की डेडलाइन दे दूँगा उसमें, ठीक है। आज मैं अपलोड कर दूँगा। क्वेश्चंस तो ज़्यादा असाइनमेंट में रहते ही नहीं है, 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, उसको सभी लोग कर करके, ठीक है, सेकेंड यूनिट का भी सबमिट कर देंगे। तो अब उसके बाद देखो ये फेजर डायग्राम सबको समझ में आ गया। अब जो एंगल बी ए सी, बेसिकली हमें क्या करना है, रेशियो निकालना। एक्चुअल रेशियो इज व्हाट, आई पी अपॉन आई एस। तो अब क्या है कि हमें प्राइमरी करंट, एक्चुअल प्राइमरी करंट निकालना है। तो उसके लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से एंगल बी ए सी पता चल गया, ए सी की वैल्यू आई नॉट हो गया, ओ ए की वैल्यू एन आई एस हो गया, ओ ए ये है, ओ ये ओ है ओरिजिन, ठीक है, ए ये है, तो एन आई एस हो गया। और उसके बाद आपका ए बी ए सी की वैल्यू यही हो जाएगी, ओ ये वाली आई नॉट, और उसके बाद ओ सी की वैल्यू हो गई आई पी, प्राइमरी करंट, ठीक है। तो ओ सी की वैल्यू प्राइमरी करंट। तो बी सी अगर निकालना चाहें तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, अगर हम बी सी निकालना चाहें
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके टर्म्स में आ सकता है ना वैल्यू, तो उसी वैल्यू को यहाँ पे लिखा गया है। जैसे साइन और कॉस में डिवाइड कर लेते हैं ना, अगर कोई वैल्यू 90 डिग्री पे मतलब एक 90 डिग्री के बीच में हो तो उसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, एक्स एक्सिस फैक्टर और वाई एक्सिस फैक्टर, तो वही निकाला गया। तो बी सी आपका हो गया एक्स एक्सिस फैक्टर, तो ए सी साइन 90 माइनस डेल माइनस अल्फा, तो ए सी क्या है आपका, ए सी आई नॉट है, तो आई नॉट साइन 90 माइनस डेल प्लस अल्फा या आई नॉट कॉस डेल प्लस अल्फा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है ना। अब उसके बाद ए बी की वैल्यू हो जाएगा सेम, वाई वाला फैक्टर है, वाई एक्सिस वाला तो कॉस वाला आता है, तो ए सी कॉस 90 माइनस डेल माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट कॉस 90 माइनस डेल प्लस अल्फा। तो यहाँ से कॉस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होते हैं, केवल वैल्यू मतलब आपका क्या होता है वो चेंज होता है, तो आई नॉट साइन डेल प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो ए बी सी और ए बी निकल गया। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी, जो आपका ओ बी और सी, जो ये वाला ट्रायंगल बनेगा ओ बी सी, ठीक है, यानी बी ओ बी क्या होगा आपका ओ ए प्लस ओ बी होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को निकालना हम चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ओ सी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है उसके बेसिस पे ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी आपका क्या होगा, ओ बी विल बी द सम ऑफ ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। तो ओ ए आपका क्या एन आई एस है, ओ ए आपका क्या एन आई एस, और ए बी हमने यहाँ निकाला है आई नॉट साइन डेल प्लस अल्फा, आई नॉट साइन डेल प्लस अल्फा, तो एन आई एस प्लस आई नॉट साइन डेल प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमने कैलकुलेट किया आई नॉट कॉस डेल प्लस अल्फा, तो आई नॉट कॉस डेल प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को आप ब्रेक करें, ठीक है, तो आपका जो आई पी ओ सी क्या है, आई पी है, ओ सी को हमने आई पी एज्यूम किया है, तो आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एन स्क्वायर आई एस स्क्वायर प्लस 2n आई एस आई नॉट साइन डेल प्लस अल्फा और प्लस आई नॉट स्क्वायर। यहाँ पे देखो आपको कि आई नॉट स्क्वायर यहाँ से कॉमन लें तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये डेल प्लस अल्फा यहाँ भी है, डेल प्लस अल्फा यहाँ भी है, तो सेम एंगल साइन स्क्वायर सेम एंगल प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल आपका क्या हो जाता है, एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल 1 हो जाता है। तो आई पी की वैल्यू हो गई एन स्क्वायर आई एस स्क्वायर प्लस 2n आई एस आई नॉट साइन डेल प्लस अल्फा प्लस आई नॉट स्क्वायर। तो एक्चुअल जो आपका रेशियो होता है आर इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, तो आर इक्वल टू आई पी की वैल्यू ये है, आई एस की वैल्यू ये है, ठीक है। तो वहाँ से आर की वैल्यू निकाल गई। तो यहाँ पे देखो हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली फॉर प्रॉपरली डिजाइन ट्रांसफार्मर आई नॉट यानी जो नो लोड करंट है विल बी वेरी लेस एज कंपेयर टू एन आई एस यानी सेकेंडरी करंट। तो यहाँ से एन स्क्वायर आई एस स्क्वायर प्लस 2n आई एस आई नॉट साइन डेल प्लस अल्फा प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस अल्फा, इसको मतलब एज्यूम कर लिया गया कि एडजस्टिंग आई नॉट स्क्वायर एज आई नॉट स्क्वायर साइन डेल प्लस अल्फा, जस्ट एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका जैसे क्या है ना कि उसकी हेल्प से इसका स्क्वायर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो एडजस्टमेंट है जस्ट इसके लिए किया जा रहा है कि ये आपका स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा एन आई एस, ठीक है, यानी ये हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे अंडर रूट होगा तो आपका स्क्वायर टर्म्स खत्म हो जाएगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा एन आई एस और प्लस आई नॉट साइन डेल प्लस अल्फा अपॉन आई एस। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो n प्लस आई नॉट अपॉन आई एस साइन डेल प्लस अल्फा, तो ये आपका हो गया रेशियो। एक्चुअल रेशियो आपका क्या हो गया, n प्लस आई नॉट अपॉन आई एस साइन डेल प्लस अल्फा, ठीक है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्चुअल रेशियो बट प्रैक्टिकली वेरी क्लोज टू एक्चुअल रेशियो, ठीक है। द इक्वेशन 3 कैन बी फर्दर एक्सपेंडेड, जो ये आपका इक्वेशन 3 है इसको साइन डेल प्लस अल्फा को हम साइन ए प्लस बी से तो ब्रेक कर सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे ए डेल है, बी आपका अल्फा है,
तो साइन डेल कॉस अल्फा प्लस कॉस डेल साइन अल्फा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लग गया। तो R इक्वल टू हो गया n प्लस आई नॉट आई एस और ब्रैकेट में साइन डेल कॉस अल्फा प्लस कॉस डेल साइन अल्फा, और बट आई नॉट कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आपका आई एम है और आई नॉट साइन अल्फा आपका क्या है आई सी है। तो फर्दर जैसे आई नॉट को इसमें मल्टीप्लाई करें तो आई नॉट कॉस अल्फा आपका आई एम है, वो आपको मैं पहले ही बताया हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका आई नॉट साइन अल्फा आपका क्या है आई सी है। तो R इक्वल टू हो जाएगा n प्लस आई एम अपॉन आई एस साइन डेल प्लस आई सी अपॉन आई एस कॉस डेल। तो इसको फर्दर अगर थोड़ा सा हम प्रॉपर तरीके से लिखना चाहें तो R इक्वल टू हो गया n प्लस आई एम साइन डेल और प्लस आई सी कॉस डेल अपॉन आई एस। तो यहाँ पे देखो जो डेल एंगल है ये आपका लोड पे डिपेंड करेगा कि लोड आपका लैगिंग है या लीडिंग है। अगर लैगिंग लोड होगा यानी लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो डेल पॉजिटिव होगा, और अगर लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो डेल नेगेटिव होगा। तो उसके हिसाब से आपका R का जो वैल्यू है, एक्चुअल जो टर्न रेशियो निकाला गया है, ये आपका क्या होगा वेरी करता रहेगा कि आपका लोड अगर लैगिंग पावर फैक्टर लोड है तो ये पॉजिटिव आएगा डेल, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट था इस चीज को निकालना, जो एक्चुअल आपका टर्न रेशियो था, इस चीज को हमें क्या करना था निकालना था, ठीक। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ सेकेंडरी सर्किट। तो पावर फैक्टर का इफेक्ट हमने अभी देख लिया कि जो आपका रेशियो है वो चेंज होगा, उसी को हम रेशियो एरर बोलते हैं और फेज एंगल एरर बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन आईपी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन लोड ऑन सेकेंडरी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो टोटल आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो टोटल 4 इफेक्ट्स हैं। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कि इफेक्ट्स कैसे। अभी आप लोग बस यहाँ तक इस चीज़ को एक बार दोबारा फिर से घर पे मतलब एक बार फिर से दोबारा घर पे पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कहीं करंट ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब हालांकि 2 ही ट्रांसफार्मर हैं, दोनों ही किसी साल सीटी पूछता है, किसी साल पीटी पूछता है, किसी साल सीटी पूछता है, इसलिए दोनों ही इस यूनिट में 2 ही चीज़ें पढ़नी है बस, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इन दोनों को ही स्टडी करना, तो इसीलिए सभी लोग ध्यान से स्टडी करें, ठीक, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कभी सीटी को एक्सप्लेन करने के लिए कर देता है, कभी पीटी को एक्सप्लेन करने के लिए कर देता है। तो कुछ नहीं, उसमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है आपको, फेजर डायग्राम बनाना है, और फाइनली ये जो वैल्यू है एक्चुअल टर्न रेशियो, इसको हमें क्या करना रहता है डेरिवेट करना रहता है, ठीक है। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर्स है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? हेलो, आवाज आ रही है सबके पास? ठीक, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज का जो आपका क्लास जो है वो कंप्लीट हुआ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीटी जो है नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सीटी का सिलेबस आपका स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स हैं। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है किसी को डाउट, लेकिन एक बार सभी लोग घर पे इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कहीं पे किसी को डाउट होता है, कुछ दिक्कत होती है तो ज़रूर डिस्कस कर लेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।